नमस्कार। आपके विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम भारत की वित्तीय दुनिया की उन महत्वपूर्ण कहानियों पर प्रकाश डाल रहे हैं जो सीधे तौर पर करोड़ों नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। यह कहानी है आशा और निराशा के बीच के विरोधाभास की। एक ऐसा विरोधाभास जो आज हमारे देश के कार्यबल और सेवानिवृत्त समुदाय के परिदृश्य को परिभाषित कर रहा है। हमारी शुरुआत एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले से होगी जिसने दशकों से उपेक्षित लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंचिफाइड की, जहां एक अभूतपूर्व घोषणा ने मामूली पेंशन राशि को बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्तर तक पहुंचा दिया है। यह सिर्फ एक वित्तीय समायोजन नहीं है, ये उन लाखों बुजुर्गों के लिए सम्मान की वापसी है जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जैसा कि हर सुखद कहानी के साथ एक चिंताजनक कहानी भी होती है, हम इसके तुरंत बाद केंद्रीय कर्मचारियों की निराशाजनक स्थिति पर चर्चा करेंगे। 8वें वेतन आयोग के गठन की उम्मीदें सरकार के कथित रुख से धूमिल हो गई हैं, खासकर फिटमेंट फैक्टर को लेकर, जो वेतन वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। हम संख्याओं को तोड़ेंगे और विश्लेषण करेंगे कि कर्मचारियों की अपेक्षाओं और सरकार के संभावित प्रस्ताव के बीच का विशाल अंतर उनके वेतन पर क्या प्रभाव डालेगा। इसके अलावा हमारी व्यापक रिपोर्ट में हम सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले पर भी बात करेंगे, जिसने कर्मचारी अधिकारों के पक्ष में एक नई बहस छेड़ दी है। हम पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पर चल रहे अपडेट्स का भी पता लगाएंगे, एक ऐसा विषय जो आज लाखों लोगों की आकांक्षाओं को हवा दे रहा है। और अंत में हम अपना ध्यान बिहार राज्य की ओर मोड़ेंगे, जहां नीतीश कुमार सरकार ने अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। उनकी पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करके यह उनके कल्याण के प्रति एक सराहनीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारे साथ बने रह, क्योंकि हम आज की इन सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कहानियों की जटिल परतों को उजागर करते हैं, जो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आशा और निराशा की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती है। आइए अपनी चर्चा की शुरुआत उस खबर से करें जो वास्तव में लाखों लोगों के लिए आशा की किरण है। यह एक ऐसा फैसला है जिसका दशकों से इंतजार किया जा रहा था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना प्यापफ ईपीएस पेंच के लाभार्थियों के लिए एक नया अध्याय लिखा गया है। सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जो उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा और सम्मान का वादा करता है। कल्पना कीजिए, आपने अपना पूरा जीवन परिश्रमपूर्वक काम करते हुए बिताया है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है, और सेवानिवृत्ति में आपको केवल 8,000 से 1,500 प्रति माह की मामूली पेंशन मिल रही है। आज के समय में, जब महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी खर्च आसमान छू रहे हैं, यह राशि गुजारे के लिए अपर्याप्त है। यह स्थिति कई लोगों को कठिनाई और अनिश्चितता के जीवन में धकेल देती है। लेकिन अब एक साहसिक और परिवर्तनकारी निर्णय में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 500 प्रति माह कर दिया गया है। यह सिर्फ एक वित्तीय समायोजन नहीं है, यह उन लाखों बुजुर्ग नागरिकों के संघर्ष और दृढ़ता की एक शक्तिशाली मान्यता है, जिन्होंने अपनी जवानी हमारे देश की सेवा में लगा दी। इस ऐतिहासिक फैसले के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए आइए पहले ईपीएस 95 योजना के सार को समझें। साल 1985 में शुरू की गई, यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में काम करने के लिए डिजाइन की गई थी। यह सुनिश्चित करते हुए कि सेवानिवृत्ति के बाद उनके पास आय का एक स्थिर स्रोत हो। इसका तंत्र सीधा है। एक कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% उनके भविष्य निधि खाते में जाता है, जिसमें नियोक्ता भी बराबर का योगदान देता है। नियोक्ता के इस 12% हिस्से में से 8.23% ईपीएस खाते में जमा किया जाता है। यही वह संचित राशि है जो 48 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन का आधार बनती है, बशर्ते उन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो। हालांकि इस नेक इरादे वाली योजना में एक महत्वपूर्ण दोष था। पेंशन की गणना 15,000 की एक निश्चित वेतन सीमा के आधार पर की जाती थी। इस सीमा का मतलब था कि योगदान चाहे जो भी हो, अधिकांश कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिलती थी, जो अक्सर 1,000 से 3,000 के बीच होती थी। यह वह अन्याय था जिसके खिलाफ पेंशन भोगी वर्षों से लड़ रहे थे, अपनी पेंशन को एक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जो उन्हें अपने बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने की अनुमति दे।
वित्तीय वर्ष 2025 में सरकार का निर्णय सीधे तौर पर इन लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान करता है। न्यूनतम पेंशन को RSR 500 तक बढ़ाने का कदम एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि किसी भी EPS चांटिफाइन लाभार्थी को अब इस राशि से कम नहीं मिलेगा, जो एक महत्वपूर्ण वित्तीय उत्थान प्रदान करेगा। इस फैसले का प्रभाव गहरा और दूरगामी है। सबसे पहले यह पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार का वादा करता है। जो लोग पहले अपनी दवा या बुनियादी घरेलू खर्चों को वहन करने के लिए संघर्ष करते थे, उन्हें अब बहुत जरूरी वित्तीय राहत मिलेगी। यह उन्हें अधिक आरामदायक और चिंता मुक्त जीवन जीने, अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने और अपने परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा इस फैसले से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। अनुमान है कि देश भर में लगभग 78 लाख पेंशन भोगी इस वृद्धि से सीधे लाभान्वित होंगे, जो पहले के 67 लाख के आंकड़े से अधिक हैं। लाभार्थियों के दायरे में यह विस्तार इस नीतिगत बदलाव के व्यापक प्रभाव को रेखांकित करता है। बेशक, इस तरह के एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपाय की एक लागत होती है। इस फैसले से निश्चित रूप से सरकारी खजाने पर काफी वित्तीय भार पड़ेगा। पहले इस योजना पर सरकार को सालाना लगभग 4,000 करोड़ का खर्च आता था। इस वृद्धि के साथ अनुमान है कि सरकार को प्रतिवर्ष अतिरिक्त 800 करोड़ का भार वहन करना होगा। यह पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धता इस योजना के प्रति सरकार की गंभीरता और देश के वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के उसके समर्पण को दर्शाती है। हालांकि इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। लाभार्थी को EPFO के तहत एक पंजीकृत कर्मचारी होना चाहिए और उसने EPS 95 योजना में न्यूनतम 10 साल का योगदान दिया हो। उन्हें 28 वर्ष या उससे अधिक की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करनी होगी। इसके अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना चाहिए। संक्षेप में, यह फैसला उन अनगिनत गुमनाम नायकों के लिए एक हार्दिक श्रद्धांजलि है जिन्होंने चुपचाप हमारे देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दिया है। यह एक वादा है कि उनके सुनहरे वर्षों को वित्तीय कठिनाइयों से नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा से चिन्हित किया जाएगा। यह एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि राष्ट्र अपने बड़ों को महत्व देता है और उनकी सराहना करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे अपना शेष जीवन शांति और आराम से जी सकें। अब हम अपना ध्यान एक विपरीत कथा की ओर मोड़ते हैं, जो देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की चिंताओं को दर्शाती है। जहां EPS पेंशन भोगियों के पास जश्न मनाने का कारण है, वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के बीच निराशा और हताशा का माहौल है, और यह सब बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग और इसके सबसे महत्वपूर्ण घटक फिटमेंट फैक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। जो कर्मचारी अपनी तनख्वाह में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे, वे अब सरकार के संभावित रुख से मोह भंग की कठोर वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। एक ऐसा रुख जो उनकी उम्मीदों से बहुत कम है। फिटमेंट फैक्टर की अवधारणा और इसके महत्व को समझने के लिए हमें वेतन आयोग की प्रक्रिया को समझना होगा। हर 10 साल में सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन के लिए एक वेतन आयोग का गठन करती है। इन सिफारिशों के केंद्र में फिटमेंट फैक्टर है, एक गुणक जो कर्मचारी के मूल वेतन पर लागू होता है ताकि उनके नए संशोधित वेतन का निर्धारण किया जा सके। साल 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया था। अब 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा के साथ कर्मचारियों और उनके संघों ने उम्मीद की एक किरण जगाई थी। वे एक ऐसे फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद कर रहे थे जो न केवल मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार हो, बल्कि उनकी बढ़ती जिम्मेदारियों और जीवन यापन की लागत को भी पुरस्कृत करें। उम्मीद यह थी कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 होगा, जिसमें 3.61 तक की और भी अधिकत्वाकांक्षी मांगे थीं। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और अंदरूनी सूत्रों से सामने आ रही फुसफुसाहट ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पर बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को केवल 1.146 तक सीमित रखने पर विचार किया जा रहा है। यदि यह सच होता है तो यह उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका होगा जो 1 दशक से इस संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस संभावित झटके के प्रभाव को वास्तव में समझने के लिए आइए वेतन गणना में गोता लगाएं। 7वें
वेतन आयोग के अनुसार एक केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन वर्तमान में 18,000 प्रतिमाह है। यदि कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा किया जाता और फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू किया जाता तो न्यूनतम मूल वेतन की गणना 18,000 को 2.87 से गुणा करके की जाती, जिसके परिणाम स्वरूप RSA का नया मूल वेतन होता। यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि होती जो कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बहुत आवश्यक बढ़ावा देती। हालांकि सरकार के कथित प्रस्ताव के तहत इसके फिटमेंट फैक्टर के साथ नया न्यूनतम मूल वेतन केवल RSA में 1260 होगा। उम्मीदों और कथित वास्तविकता के बीच का अंतर चौंका देने वाला है। लगभग 8 से 16,920 प्रतिमाह का अंतर। यह वह विशाल अंतर है जो देश भर के कर्मचारियों के बीच चिंता और निराशा पैदा कर रहा है। सरकार का तर्क, जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, राजकोषीय विवेक के इर्द गिर्द घूमता है। फिटमेंट फैक्टर में एक बड़ी वृद्धि से निसंदेह देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा। एक ऐसा बोझ जिसे प्रबंधित करना मुश्किल हो सकता है, खासकर मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के आलोक में। जबकि यह तर्क मान्य हो सकता है, यह उन कर्मचारियों के लिए बहुत कम सांत्वना प्रदान करता है जो बढ़ती कीमतों और जीवन यापन की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। 8वें, वेतन आयोग के आधिकारिक गठन की समय सीमा के लिए यह अभी भी अनिश्चित है, जबकि प्रक्रिया आंतरिक रूप से चल रही है। कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद है कि आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा और यह अपनी सिफारिशें तैयार करने के बाद सरकार को सौंपेगा। कार्यान्वयन अगले वर्ष 2026 में होने का अनुमान है। हालांकि फिटमेंट फैक्टर पर मौजूदा अटकलों ने इस इंतजार को और भी कठिन बना दिया है, जिससे कर्मचारियों को अपने वित्तीय भविष्य के बारे में अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया गया है। यह कथा आशा और निराशा के बीच एक तीव्र विपरीतता को उजागर करती है जो वर्तमान में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त है, जहां कुछ लोगों के लिए उत्सव दूसरों के लिए चिंता से कम हो जाता है। 8वें वेतन आयोग पर निराशाजनक खबरों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण है, और यह उनके महंगाई भत्ते DA के रूप में आती है। जैसा कि सर्वविदित है, सरकार बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। वर्तमान में कर्मचारियों को 26% की दर से DA मिल रहा है। जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए अगली बढ़ोतरी देय है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि हो सकती है। यदि यह अनुमान सच होता है तो कुल DA बढ़कर 29% हो जाएगा, जबकि यह वृद्धि 8वें वेतन आयोग के आसपास की निराशा की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकती है। यह निश्चित रूप से कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के खिलाफ कुछ हद तक राहत प्रदान करेगी। यह उनके वेतन में एक स्वागत योग्य वृद्धि होगी जो उन्हें जीवन यापन की बढ़ती लागत से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करेगी। कर्मचारियों के लिए एक और सकारात्मक विकास में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसने 20 साल पुराने एक नियम को पलट दिया है, जिससे देश भर के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह फैसला विभिन्न सेवा शर्तों और पेंशन संबंधी मामलों से संबंधित है और भविष्य में लाखों कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है, जबकि फैसले की बारीकियां जटिल हैं। अंतर्निहित संदेश स्पष्ट है। न्यायपालिका कर्मचारी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह फैसला भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि कर्मचारियों के साथ उचित और न्याय संगत व्यवहार किया जाए। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने की मांग विभिन्न राज्यों में जोर पकड़ रही है। कई कर्मचारी संगठन इस पुरानी प्रणाली में वापसी की वकालत कर रहे हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय अभी भी लंबित है। इस विषय के आसपास चल रही चर्चा और बहस इस बात का संकेत है कि इस मोर्चे पर जल्द ही कुछ बड़े अपडेट आने की संभावना है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी चिंताओं पर ध्यान देगी और एक ऐसा समाधान खोजेगी जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। अब हम अपना ध्यान बिहार राज्य की ओर मोड़ते हैं, जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अपने लाखों जरूरतमंद पेंशन भोगियों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। सामाजिक कल्याण के प्रति एक सराहनीय प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए सरकार ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की है।
पहले राज्य में बुजुर्ग, विधवा और विकलांग व्यक्ति पेंशन के रूप में मात्र 400 प्रतिमाह प्राप्त करने के हकदार थे। आज के समय में यह राशि लगभग नगण्य है, जो प्राप्तकर्ताओं को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत कम मदद करती है। इस गंभीर स्थिति को पहचानते हुए सरकार ने इस राशि में 2.5 गुना से भी अधिक की वृद्धि करते हुए इसे 8,000 प्रतिमाह करने का एक संवेदनशील निर्णय लिया है। यह वृद्धि सिर्फ एक मामूली समायोजन नहीं है, यह एक जीवन रेखा है जो राज्य के सबसे कमजोर नागरिकों के जीवन में वास्तविक अंतर लाएगी। इस फैसले का प्रभाव वास्तव में बहुत बड़ा है। यह कदम बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को एक न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने और सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद मिलेगी। यह बिहार सरकार की सामाजिक न्याय और कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उम्मीद है कि यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा। यह निर्णय यह साबित करता है कि जब सरकारें अपने सबसे कमजोर नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं, तो समाज में एक सकारात्मक और स्थायी बदलाव आता है। यह उन लोगों के लिए एक जीत है जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है, और यह एक ऐसा कदम है जो निश्चित रूप से राज्य के लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। आज हमने भारत की वित्तीय दुनिया की 2 बिल्कुल अलग कहानियों को देखा। एक तरफ EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है, जो दशकों के संघर्ष के बाद वित्तीय सुरक्षा और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। यह एक शक्तिशाली संदेश है कि मेहनत और धैर्य का फल मिलता है। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों की कहानी है, जो 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर को लेकर अनिश्चितता और निराशा का सामना कर रहे हैं। यह कहानी दर्शाती है कि प्रगति और परिवर्तन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। इसके अलावा हमने DA में संभावित वृद्ध सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले और OPS पर चल रही बहस के बारे में बात की, जो सभी भारत के कार्यबल के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। और अंत में हमने बिहार सरकार के संवेदनशील कदम पर प्रकाश डाला, जिसने दिखाया कि छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह विरोधाभासों की एक तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जो हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को परिभाषित करती है। हमें उम्मीद है कि यह रिपोर्ट आपको भारत के वित्तीय समाचारों की जटिलताओं को समझने में मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। नमस्कार।